हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये आपका लैब का सेशन है। तो प्रैक्टिकल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। लास्ट सेशन में बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था लैब का, यानी कि आपकी लैब कैसे कैसे होती हैं साइंस की। और इसके अलावा क्योंकि साइंस आपका यहाँ पर 3 ब्रांचेस में बट जाती है, तो फिर आपकी लैब्स भी अलग अलग हो जाती हैं। तो तीनों लेबोरेटरीज हमने देखी थी कि किस प्रकार का सेटअप वहाँ पर होता है, कैसे कैसे इक्विपमेंट्स वहाँ पर रखे जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल यहाँ पर कराऊंगी, तो मैंने केमिस्ट्री लैब के बारे में भी आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें सबसे पहले कि जब आप लैब में एंटर करेंगे तो उससे पहले आपके पास क्या क्या जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होनी चाहिए चीज़ें, जिसमें आपका फेस मास्क हो गया, हैंड ग्लव्स हो गए, एप्रन या लैब कोट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास सेफ्टी ग्लासेस होने चाहिए। ओके, फिर हमने कुछ ग्लासवेयर्स देखे या आपके ऑपरेटर्स जो थे, जो लैब में मिलते हैं आपको, कॉमन होते हैं जो सामान्य। उसके अलावा भी जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो मटेरियल रिक्वायरमेंट वहाँ पर भी देखते हैं। आज के सेशन में ओ लैब का आपका पहला प्रैक्टिकल हम यहाँ पर देखते हैं, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन से है आपका। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, क्लास 10th में आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में। जैसे कि आपका पहला प्रैक्टिकल है डिटरमाइन पीएच विद पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड। To study the relative reactivity of metals using salt solution, cleaning capacity of soap with hard and soft water, saponification, the process of making soap, reaction of NaOH with aluminium metal and HCl, identify bleaching powder among given sample of chemicals, crystals of copper sulfate contains water of crystallization, esterification reaction between alcohol and carboxylic acid, oxidation reaction of alcohols, compare the forming capacity of different samples of soap, to prepare sulfur dioxide gas and study its physical and chemical properties, measure the change in temperature during chemical reaction, show the acids, bases and salt are electrolytes, reaction of metals with water under different temperature conditions. Okay, तो ये सारे आपके केमिस्ट्री में आप लोग देखेंगे प्रैक्टिकल, जिसमें आपको फर्स्ट है आपका पीएच आपको डिटरमिन करना है, जहां पर आप इंडिकेटर स्ट्रिप्स या यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन लेंगे। कोई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी, आपका विस्थापन अभिक्रिया जो है, संयोजन अभिक्रिया हो गई, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, वियोजन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस यानी आपके अम्ल और क्षार के गुण क्या हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, एसिटिक एसिड जो आपका इथेनोइक एसिड है उसके गुण क्या हैं, और रिलेटिव रिएक्टिविटी आप निकालेंगे, उसका अध्ययन करेंगे किसी धातु का उपयोग करके। किसी धातु की आप रिलेटिव रिएक्टिविटी निकालेंगे किसी सॉल्ट का उपयोग करके, सॉल्ट सोल्यूशन का उपयोग करके। क्लीनिंग कैपेसिटी देखेंगे सोप की हार्ड और सॉफ्ट वाटर के साथ। सेपोनिफिकेशन जो कि एक प्रोसेस है मेकिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने की, वो यहाँ पर आप लोग परफॉर्म करेंगे। रिएक्शंस ऑफ NaOH विद एल्यूमिनियम मेटल एंड HCl, तो आप इनकी रिएक्शंस देखेंगे। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर को आइडेंटिफाई करेंगे, अलग अलग सैंपल्स आपको मिलेंगे उसमें से। क्रिस्टल जो कॉपर सल्फेट के हैं जिसमें आपका वाटर होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो वाला प्रैक्टिकल करना है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देखनी है हमने। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। कंपेयर द फॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सोप, अलग अलग सैंपल लेंगे सोप्स के और क्या करेंगे, उनकी फॉर्मिंग कैपेसिटी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करना है एंड स्टडी इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी इसकी भौतिक और रासायनिक गुणों का हम अध्ययन करेंगे। और क्या करेंगे, मेजर करेंगे चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब तापमान में परिवर्तन आता है उसकी हम लोग यहाँ पर क्या उसका मापन करेंगे। शो द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट, आपके अम्ल क्षार और लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर,
आपका धातुओं का जल के साथ जो अभिक्रिया होती है, जो हमने थ्योरी में भी पढ़ा है, अंडर डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन, यानी अलग अलग तापमान। आपने वहां पर ठंडे जल से अभिक्रिया कराई, गर्म जल से कराई, वाष्प से कराई, तो वही है कि अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन जो होंगी, अलग अलग तापमान की परिस्थितियां जो होंगी, उनमें आपको धातुओं की अभिक्रिया जल से करानी है और फिर आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में आप इसे पढ़ते हैं। और यहां पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उद्देश्य आपका क्या होता है, कोई ना कोई एम है ना हमारा। प्रैक्टिकल को हम कैसे लिखते हैं, उसका उद्देश्य लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट लिखेंगे, तो ये सारी चीजें। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आता है, आवर ऑब्जेक्टिव टू स्टडी अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ओके, क्या करेंगे, हमने विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन करना है विद द हेल्प ऑफ आयरन नेल, किसकी सहायता से, आपका लोहे की कील और साथ में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया का अध्ययन लोहे की कील व कॉपर सल्फेट के विलयन की सहायता से कीजिए। ठीक है, वो करना है, ये हमारा उद्देश्य है। थ्योरी इसमें क्या आएगी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, हमने विस्थापन अभिक्रिया को आपके चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में होता है क्या है, कोई जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है या कर सकती है, इसी को आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और ये अभिक्रियाशीलता कम है ज्यादा है, ये आपको कैसे पता चलता है, सक्रियता श्रेणी से ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है इन विच a more reactive element displaces a less reactive element, यानी जिसमें कि क्या होता है, एक अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके यौगिक से। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, आपने ये मेटल नॉन मेटल के चैप्टर में मेटल वाले केस में देखा था कि धातु के लवण के साथ अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, इसलिए धातुओं का नाम है। लेकिन जब आप टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इसको पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने तत्व की बात की कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करेगा, उसके विलयन से या उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसी को आपका क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया गया है, यानी कॉपर सल्फेट आपका क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, और उसमें आयन की नेल को डाला जाता है। इस वाले में अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिख रहा है जहां पर बिफोर रिएक्शन लिखा गया है, नहीं अभिक्रिया से पहले क्या था, तो अभिक्रिया से पहले आपको एक टेस्ट ट्यूब दी गई, उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आपने बनाया। देन आपने वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन देखा तो उसका कलर ब्लू कलर का है, नीले रंग का वो कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है ना, वो नीले रंग के विलयन में आपने क्या किया, लोहे की कील में एक धागा बांधा और उस लोहे की कील को उसमें डुबो दिया। जब आपने लोहे की कील को उसमें डुबो दिया, उसके कुछ समय बाद आप क्या देखते हैं, वहां पर जो लोहा है, जो आयन है आपका, वो क्या होता है, कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या कहा मैंने, आयन आपका अधिक अभिक्रियाशील होता है। ओके, तो वो क्या करेगा, आयन वहां से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। जो सारी कॉपर होगी वो आयन नेल पे डिपॉजिट हो जाएगी, यानी लोहे की कील पे एकत्र हो जाएगा सारा आपका कॉपर, और सोल्यूशन आपका फेरस सल्फेट का बन जाएगा। ओके, समझ गए क्या किया, आयन जो थी उसने लोहे की कील में जो लोहा था उसने क्या किया, यहाँ कॉपर को विस्थापित कर दिया कॉपर सल्फेट के विलयन से, और क्या बना लिया, अपना सोल्यूशन बना लिया, दैट इज फेरस सल्फेट। ओके, आफ्टर रिएक्शन आपको पता कैसे चला, क्योंकि जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो ग्रीन हो गया और जो आपकी लोहे की कील थी उस पर भी एक अलग कलर का आपका कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया। ठीक है, सो हाउ इज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स लिंक्ड विद देयर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
जो आप यहाँ पर सक्रियता श्रेणी देखते हैं वो रिएक्टिविटी से आपका कैसे कोरिलेट करता है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज लिंक्ड विद देयर रिलेटिव पोजीशन इन दी एक्टिविटी सीरीज। ओके, जो सक्रियता श्रेणी आपकी आती है वहां पर उनकी क्या पोजीशन है उसके अनुसार हम उनकी सक्रियता निकालते हैं। सर्टेन मेटल्स हैव द कैपेसिटी टू डिस्प्लेस सम मेटल्स फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। कुछ कुछ आपकी धातुएं ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, दूसरी धातुओं को उनके एक्वस सॉल्यूशन, जो उनका जलीय विलयन होता है, सॉल्ट का लवण वाला जलीय विलयन होता है, उसमें से पृथक कर देते हैं। A metal placed higher in the activity series can displace the metal that occupies a lower position from the aqueous solution of its salt। ठीक है, वही जो हमने अभी बोला, ऊपर जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आपका ऊपर होगा वो नीचे वाली धातुओं को पृथक कर सकता है उनके लवणीय विलयन से। The displacement reaction is not limited to metals only। ठीक है, जो आपकी विस्थापन अभिक्रिया है वो सिर्फ किसके लिए नहीं है, धातुओं के लिए नहीं ले, इवन नॉन मेटल्स कैन टेक पार्ट इन दीज रिएक्शंस। यहाँ पर अधातुएं भी आपका पार्टिसिपेट करती हैं। एग्जाम्पल्स आर हेलोजेंस, जो हेलोजन फैमिली के तत्व हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाते हैं। ठीक है, द एक्टिविटी सीरीज ऑफ हेलोजन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जो एक्टिविटी सीरीज है हेलोजन की वो किस प्रकार है, फ्लोरीन आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ओके, इस प्रकार से उनकी सक्रियता हमें देखने को मिल रही है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई जो कि आपकी बुक में भी है। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका तत्व या धातु कौन सी है, पोटेशियम है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। उसके बाद सोडियम आती है। ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इस प्रकार से आप क्या देखते हैं, सक्रियता का एक घटता हुआ क्रम यहाँ पर है। जो ऊपर की धातुएं हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होंगी और जिस धातु से, जैसे पोटेशियम से सारे उसके बाद आ रहे हैं तो सारे उससे कम अभिक्रियाशील है। ओके, अगर हम यहाँ पर एल्यूमिनियम की बात करें तो जो एल्यूमिनियम से ऊपर है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम हो गए, तो ये सारे उससे अधिक अभिक्रियाशील हैं। ओके, और एल्यूमिनियम से नीचे जितने भी है, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे उससे कम अभिक्रियाशील हैं। ओके, यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम से ऊपर जितनी धातुएं हैं वो उसको उसके विलयन से विस्थापित कर सकते हैं, जो हम लवणीय विलयन की बात कर रहे थे। लेकिन एल्यूमिनियम से जो नीचे हैं वो एल्यूमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकते, लेकिन एल्यूमिनियम अपने बाद आने वाले सारे तत्वों को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है उनके लवणीय विलयन से। ओके, चलिए, नोट द पॉइंट। एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर विद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट एलिमेंट्स दैट फॉर्म केटायंस कैन ओनली डिस्प्लेस केटायंस एंड एलिमेंट्स दैट फॉर्म्स एनायन कैन ओनली डिस्प्लेस एनायन। ठीक है, तो केटायन केटायन को, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आपको ध्यान रखना है, केटायन केटायन को डिस्प्लेस करेगा और आपका एनायन एनायन को डिस्प्लेस करेगा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो क्लासिफिकेशन किस प्रकार होगा, केटायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन एंड एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो केटायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, इन दिस रिएक्शन वन केटायन रिप्लेस अनदर वन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अ केटायन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन और मेटल। आपको पता है धातुएं क्या होती हैं, हमने क्या पढ़ा, धातु आपका इलेक्ट्रॉनों का दान करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को दे करके, डोनेट करके आपका पॉजिटिव चार्ज बियर करती हैं और उनको केटायन कहा जा रहा है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयन। ओके, केटायन क्या है, आपके धनावेशित आयन है और जिनको हम धातुएं कहते हैं। सो ऑल मेटल्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर केटायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो धातुओं की जितनी भी विस्थापन अभिक्रियाएं होंगी उनको क्या कहा जाएगा, आपका केटायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला है, तो क्योंकि आपका मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो वो कॉपर को विस्थापित कर देगी और आपका क्या बना रहा है, MgSO4 बन रहा है। इफ अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अगर मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप को क्या किया जाता है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाता है, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर, क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो गायब हो जाएगा एंड द मैग्नीशियम मेटल्स टर्न्स ब्राउन एट द डिस्प्लेस्ड कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन इट। ओके, तो वो आपका ब्राउन कलर का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें कॉपर डिपॉजिट हो गई। इन द रिएक्टिविटी सीरीज द पोजीशन ऑफ मैग्नीशियम इज अबव दैट ऑफ कॉपर।
ठीक है। यहाँ पर आपने रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, ये आपका मैग्नीशियम है और कॉपर यहाँ है, तो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम आपका क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है कॉपर को वहां पर। तो यहाँ पे इक्वेशन भी आपको दी गई है। Then also metals like zinc, aluminium, lead, iron, etc. displace copper from copper salt solution. The chemical reaction can be written as. Okay? तो ये सारी आपकी केमिकल रिएक्शन है जहां पर कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से सारे आपके जो भी यहाँ पर धातुएं हैं जो उससे अधिक अभिक्रियाशील है वो डिस्प्लेस कर रही हैं, यानी कि विस्थापित कर रही हैं। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको थ्योरी में भी बताई हैं बहुत अच्छे से, तो वो यहाँ पर काम आएगा आपको। ओके, आयन डिस्प्लेसेस लेड फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का जो एक्वा सोल्यूशन है उसमें से आयन उसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। सिमिलरली मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ओके, क्या कहा गया है, मेटल्स अबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातुएं हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से विस्थापित कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल द मेटल सच एज पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एक्सेट्रा react more vigorously with dilute acids forming metal salts and hydrogen gas। ठीक है, इसीलिए हम जब क्या कर रहे थे, आपका धातु की अभिक्रिया अम्ल से करा रहे थे। आपको याद होगा जब हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे या हम अम्लों के गुण, रासायनिक गुण पढ़ रहे थे एसिड बेस के चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो धातु होती है वो यहाँ पर जो मोस्टली जो धातुएं थी वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रही हैं, धातु का एक लवण बना रही हैं और हाइड्रोजन गैस को पृथक कर रही हैं आपका। ठीक है ना, तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो क्या कर रही हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही हैं। देखो हाइड्रोजन अलग हो गया आपका रिएक्शन में, पहली रिएक्शन देखो सोडियम की रिएक्शन कराई गई है आपकी किसके साथ, ये वाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और क्या बना है, NaCl बना है। तो H की जगह, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, सोडियम आ गया। सोडियम ने हाइड्रोजन का विस्थापित कर दिया और हाइड्रोजन अलग हो गए हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। यही तो आप कहते थे कि मैम धातुओं की अभिक्रिया अम्लों से कराने पर धातु का लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कैसे हो रही है, क्योंकि आपकी धातु हाइड्रोजन से ऊपर है सक्रियता श्रेणी में, तो उसने हाइड्रोजन को वहां पर विस्थापित कर दिया। ओके, नेक्स्ट है आपका पोटेशियम की रिएक्शन है H2SO4 के साथ, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर क्या बना है आपका पोटेशियम सल्फेट बन गया है और साथ में H2 अलग हो गई है हाइड्रोजन गैस। ओके, सो मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा रिएक्ट सेफली विद डाइल्यूट एसिड्स। ये सब आपका सेफली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वहां हमने क्या बोला, जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं थी पोटेशियम, सोडियम, वो विग्रसली एकदम से रिएक्ट कर रही थी, ये आपका सेफली रिएक्ट करती हैं। द रिएक्शन जिंक विद डाइल्यूट H2SO4 is often used in laboratory for the preparation of hydrogen gas। जिंक की H2SO4 के साथ जो आपकी पहली रिएक्शन दिख रही है वो कई बार प्रयोगशालाओं में प्रयोग में आती है, किस लिए, हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के लिए। इफ अ लेस रिएक्टिव मेटल इज एडेड टू अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, नथिंग विल हैपन। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी विलयन में, कैसा विलयन, आपका कोई भी यहाँ पर धातु के विलयन की हम बात कर रहे हैं, सॉल्ट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, लवणी विलयन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि आपका अधिक अभिक्रियाशील धातु है दूसरी धातु से, जिसको आप ऐड करोगे वो कम अभिक्रियाशील है, तो वो अगर आप उसमें डाल रहे हैं, जैसे कि आपने क्या किया था, आयन नेल को यहाँ पर कॉपर सल्फेट में डाल रहे हो, तो तब तो क्या हो रहा है, आपका आयन क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है, कॉपर को अलग कर रहा है। लेकिन अगर आप फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को ऐड करोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कॉपर आपकी क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो वो अभिक्रिया करेगी नहीं, कम अभिक्रियाशील है आपकी। ठीक है ना, अब एनायन रिप्लेसमेंट आपका क्या है, एनायन रिप्लेसमेंट में क्या होगा, आपका एनायन को रिप्लेस किया जाएगा, एक एनायन दूसरे एनायन को रिप्लेस करेगा। एनायन आपका बेसिकली क्या है, जो भी नॉन मेटल्स हैं वो आपके एनायन। ओके, नेगेटिवली चार्ज आयन जिनको कहा जाता है उन्हीं को एनायन हम कहते हैं। ठीक है ना, तो नेगेटिवली चार्ज कैसे हुए थे ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं तो उनका नेगेटिव पार्ट बढ़ रहा है ना, ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, इसलिए उनपे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया। फॉर एग्जाम्पल मोर रिएक्टिव हेलोजन रिप्लेसेस लेस रिएक्टिव हेलोजन
फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, जैसे आपने यहाँ पर हेलोजन का केस देखा था, ठीक है ना, जब नॉन मेटल की बात आई थी, तो ये देखो फ्लोरीन आपका अधिक अभिक्रियाशील है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से। ये आपको क्रम दिया गया है कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ठीक है, इस प्रकार से क्रम। तो यहाँ पर रिएक्शन किस किस के बीच में हो रही है, क्लोरीन को डाला गया है सोडियम ब्रोमाइड के सोल्यूशन में, तो क्या हो रहा है वहां पर ब्रोमाइन आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन आपका अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्लोरीन क्या कर रही है, ब्रोमीन को हटा रही है, रिप्लेस कर रही है, इसीलिए क्या कहा गया, एक एनायन ने एक एनायन को रिप्लेस किया। क्लोरीन आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निगेटिव चार्ज बियर करता है, ब्रोमीन भी सेम वही करता है, एक ही फैमिली के हैं, एक ही ग्रुप के हैं आपके। तो क्लोरीन क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है तो वो ब्रोमीन को वहां से हटा रहा है, रिप्लेस कर रहा है, एनायन ने एनायन को रिप्लेस किया है, इसलिए क्या कहा जा रहा है, एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, देखो अब आपने बोला ब्रोमीन और अधिक, ब्रोमीन जो है वो आयोडीन से आपका अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया गया जिसमें ब्रोमीन को ऐड किया गया, Ki था, Ki में Br2 को ऐड किया गया, तो क्या हुआ, ब्रोमीन जो था उसने आयोडीन को वहां से रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया है, पोटेशियम ब्रोमाइड बना दिया और आपकी आयोडीन अलग हो गई। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, एनायन एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलिए तो क्या समझ में आया इससे, मुझे बताओ क्या क्या समझ आया। सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो होगा वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से या जो भी उसका वहां पर विलयन है उससे विस्थापित कर देता है, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है कि आयन नेल को डाला गया है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, आयन और कॉपर दोनों आपकी मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल जो आपकी आयन है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में, तो वो क्या करता है, कॉपर को वहां से विस्थापित कर रहा है और अपना फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बना रहा है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बताया था कि कोई स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अनदर वन, ए और बी दोनों है, ए आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बी नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग, तो ए आसानी से बी को हटा सकता है कहीं पर से भी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ का मतलब किससे, रिएक्टिविटी से, यानी सक्रियता, अभिक्रियाशीलता जिसे कह रहे हो। ओके, देन आपने यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज देखी जो आपकी बुक में भी है, 3rd चैप्टर में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप की होगी, तो 2 टाइप की होगी, क्योंकि हम एलिमेंट्स के लिए देख रहे हैं तो एलिमेंट्स के हम 2 मेन टाइप बताते हैं, एक आपका मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स के लिए आपका क्या आ जाएगा, केटायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन आ जाएगी, ओके। वहीं पर नॉन मेटल्स के लिए क्या आ जाएगा, एनायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन। केटायन क्यों आया मेटल्स के लिए, केटायन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज, एनायन मीन्स निगेटिवली चार्ज, तो मेटल्स आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो यानी उनके लिए केटायन रिप्लेसमेंट रिएक्शन में हम उनके एग्जाम्पल देखेंगे, और आपका एनायन रिप्लेसमेंट में किसके देखेंगे, आपके जो भी नॉन मेटल्स के। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें फिर आपका आयन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाएगा और उससे फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर आपके आयन नेल पे डिपॉजिट हो जाएगी, ये आपका प्रैक्टिकल है। और यहाँ पर हमने आज थ्योरी में पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से समझा, जिसके 2 टाइप्स हमने देखे, केटायन रिप्लेसमेंट एंड एनायन रिप्लेसमेंट। इसको अच्छे से घर में आप लोग पढ़ लेंगे। आने वाले सेशन में हम प्रैक्टिकल को यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल किया जाएगा लैब में, ओके। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।